आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म से क्या समझ में आता है? तो फॉरेस्ट सोसाइटी, जैसा इसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट मतलब कि एक फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब जो जंगल हो गया, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं। और सोसाइटी मतलब कि एक समाज। तो फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब कि ये बात करना चाहता है जो जंगल की जो सोसाइटी होती है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हमारे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, आदिवासी लोग जो रहते हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ के जो लोग रहते हैं, तो उन्हीं उन्हीं का सोसाइटी को क्या बोला जा रहा है? फॉरेस्ट सोसाइटी। तो जो भी सोसाइटी है फॉरेस्ट के अंदर, वो किसको रेफर करेगी? फॉरेस्ट सोसाइटी को। और कॉलोनियलिज्म क्या बताना चाहता है? कॉलोनियलिज्म से ये समझ में आता है कि जैसे कि हमें ये पता है कि ब्रिटिश आई थी इंडिया में और यहाँ पे बहुत सालों तक रूल किया, मोर देन 100 ईयर्स यहाँ पे रूल किया, 100 सालों तक लोग रूल किया इंडिया पे। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आई तो ब्रिटिश ने इंडिया में आके कॉलोनीज बनाए अपने। मतलब ब्रिटिश कहाँ की थी? ब्रिटेन इंग्लैंड की थी। तो इंग्लैंड से ब्रिटिश आई कहाँ पे? इंडिया में आई। इंडिया को में बहुत सारे अपने कॉलोनीज बनाए और क्या किया कि रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब कोई दूसरी कंट्री वाला किसी कंट्री में आ रहा है, रूल कर रहा है कॉलोनीज बना के, तो इसी को क्या कहा जाता है? कॉलोनियल रूल या फिर कॉलोनलिज्म, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलोनलिज्म, जहाँ पे दूसरी कंट्री के लोग आके आपकी कंट्री में क्या कर रहे हैं? कॉलोनी बना के वहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझना है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझना है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन और इसका इफेक्ट क्या होता है? तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जब बहुत सारे ट्रीज को लार्ज अमाउंट में कट किया जाए तो वही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया? कटिंग ऑफ लार्ज ट्रीज या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। ऑन अ लार्ज स्केल मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, लार्ज स्केल मतलब ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और ये पेड़ को क्यों कट किया जाता है? इन ट्रीज को क्यों कट किया जा रहा है? तो इन ट्रीज को इसलिए कट किया जा रहा है ताकि हमारे खुद की नीड्स पूरी हो सके, टू मीट आवर नीड्स। सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल या फिर ह्यूज अमाउंट टू मीट आवर ओन नीड्स, टू मीट आवर ओन या फिर डेली नीड्स, रोज का जो भी नीड है उसको पूरे करने के लिए जब हम ट्रीज को कट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, इसी को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। यही कहलाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे पेड़ को काटना क्या कहला रहा है? डिफॉरेस्टेशन कहला रहा है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इफेक्ट्स, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? रीजंस क्या है डिफॉरेस्टेशन का? रीजंस क्या था? रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन सब एनसीईआरटी के अंदर का एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन? तो तीन मेजर रीजन दिया हुआ है बुक के अंदर। पहला होगा लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। सेकेंडली होगा स्लीपर्स ऑन ट्रैक, और थर्ड होगा प्लांटेशन। अब ये तीनों क्या है? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड मतलब कि लैंड को इम्प्रूव करने के लिए जब लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट किया गया तो वो किसको लीड किया? डिफॉरेस्टेशन को लीड किया। मतलब कि डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ? डिफॉरेस्टेशन का रीजंस, रीजंस मतलब क्या हो गया? कारण। डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या कारण था? व्हाट वर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन? आखिर इतने ज्यादा पेड़ क्यों कटे? क्यों कटे? कोई पूछेगा कितना सारा पेड़ कटाई क्यों? तो इतना ज्यादा पेड़ इसलिए कटा क्योंकि लैंड को इम्प्रूव करना था। तो लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि अपने जमीन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट को काटा गया, जिसके जिसके चलते क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन हो गया।
तो सबको डिटेल में पढ़ना है एक एक टॉपिक को, अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं हर टॉपिक का, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है तीनों पॉइंट्स, तो उसके अंदर के कॉन्टेक्स्ट को हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर सेकेंडली है स्लीपर्स ऑन ट्रैक। स्लीपर्स क्या होता है, तो जैसे कि जो रेलवे लाइन्स होता है, तो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से रेलवे लाइन्स रहता है ऐसे, और बीच बीच में क्या रहता है कि ऐसे कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल का, स्टोन वगैरह का, स्टोन या फिर सीमेंट वगैरह मिक्स करके कुछ इस टाइप का मटेरियल रहता है, जो दोनों ट्रैक को ऐसे कनेक्ट किया हुआ दिखता है, इस तरीके से पतला पतला रहता है, स्ट्रिप्स जैसा, दो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के बीच में इस तरीके से, रेलवे ट्रैक के बीच में ऐसे कनेक्ट किया हुआ रहता है इस तरीके से बीच में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को नाम दिया गया स्लीपर। ये क्या कहलाता है, स्लीपर। ये एक जो हुआ, ये एक क्या कहलाया, स्लीपर, और दो है या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो क्या कहला गया, स्लीपर्स कहला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्लीपर्स। तो यही जो जो रेलवे लाइन जो चलता है, जो भी रेलवे ट्रैक है, उसके बीच में जो कनेक्ट किया रहता है उसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं। तो ये जो स्लीपर्स ऑन ट्रैक मतलब कि जो रेलवे ट्रैक था उस पर जो स्लीपर था, उसके चलते भी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, जो रेलवे ट्रैक का जो स्लीपर होता है, तो देखते हैं कुछ हार्ड मटेरियल तो रहता, मटेरियल का रहता है, स्टोन्स का रहता है, या फिर सीमेंट का रहता है, तो ये सब मटेरियल आज के डेट में लोग देखते हैं। तो इससे डिफॉरेस्टेशन कहाँ हुआ है, इसके हम लोग पेड़ कहाँ काटे, तो पत्थर का था। लेकिन क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, ये भी समझना है। ठीक है, और ये भी एक कारण रहा है डिफॉरेस्टेशन का किस समय में, ये हम लोग सब बात कर रहे हैं, रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन इन कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब कि जब ब्रिटिश रूल कर रही थी। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल कर रही थी इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश जब इंडिया आके अपना कॉलोनीज बना के यहाँ पे रूल कर रही थी, तब क्या क्या कारण रहा है डिफॉरेस्टेशन का। स्लीपर्स ऑन ट्रैक मतलब कि बता दिए कि रेलवे ट्रैक रहेगा, बीच में जो कनेक्ट करता है, इसी को हम लोग स्लीपर्स बोलते हैं। तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब समझेंगे इस टॉपिक के अंदर में। फिर आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब कि ह्यूज प्लॉट्स ऑफ लैंड वर क्लियर्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे फॉरेस्ट वगैरह था, फॉरेस्ट था, अब उन फॉरेस्ट को क्या किया गया कि कट कर दिया गया, और कट करके क्रॉप्स उगा दिया गया, जैसे कि कॉटन का, जूट का। ठीक है, तो क्या किया गया, फॉरेस्ट को कट कर दिया गया और वहाँ पे प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दिया गया, इन सब चीज़ों को उगाना स्टार्ट कर दिया गया, और फिर इससे इनकम जनरेट होता था, जो भी पैसा आता था वो ब्रिटिश को मिल जाता था। ब्रिटिश सरकार जो थी यहाँ पे, तो उनको ये पैसा मिल जाया करता था। तो प्लांटेशन भी एक कारण रहा है डिफॉरेस्टेशन का। तो ये तीन मेजर कारण हैं, और इन तीन मेजर कारण में ये जो थ्री मेजर कॉजेज हैं, इन थ्री मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के अंदर हम लोग को डीप में समझना है कि कौन क्या कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, डेप्थ में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले था लैंड टू बी इम्प्रूव, यानी कि लैंड को इम्प्रूव करने के लिए क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। फिर स्लीपर्स ऑन ट्रैक मतलब कि जो रेलवे ट्रैक्स था, इसमें जो स्लीपर्स बनाया जा रहा था, तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, और प्लांटेशन से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जहाँ पे ट्रीज को कट किया जा रहा था बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, और ये सब कॉटन, जूट, इन प्लांट्स को क्या किया जा रहा था, ग्रो किया जा रहा था। तो ये सब रीजंस थे डिफॉरेस्टेशन के, और डिफॉरेस्टेशन का ये डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। तो जैसे तीन कारण था डिफॉरेस्टेशन का, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन ट्रैक, और एक था प्लांटेशन। तो स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक से, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। इसमें क्या था कि लैंड को इम्प्रूव करने के नाम पे क्या किया जा रहा था, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा था। तो अभी जितना भी टॉपिक्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में, वो सारा किसके बेसिस पे रहेगा कि कैसे कॉलोनियल पीरियड के समय में क्या हुआ था, डिफॉरेस्टेशन चल रहा था इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो लैंड टू बी इम्प्रूव, इसमें डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ, तो 1600 ईयर में क्या देखने को मिला, इन 1600 देखने को ये मिला था कि 1/6 ऑफ लैंड जो था, पूरे इंडिया का जो लैंड है उसमें से जो 1/6 लैंड था, 1/6 लैंड was under cultivation, अंडर कल्टीवेशन। तो जो 1/6 लैंड था इंडिया का वही बस कल्टीवेशन के अंडर में था। लेकिन जब ब्रिटिश आई इंडिया के अंदर और कॉलोनीज अपना बनाया, ब्रिटिश रूल करने लगी इंडिया पे जिस टाइम पे, तब क्या होता है कि जब ब्रिटिश के जाने तक, ब्रिटिश के इंडिया से लीव करने तक, मतलब कि इंडिपेंडेंस हम लोग को मिलने तक बाय 1947, क्या होता है कि यही जो कल्टीवेशन 1/6 हो रहा था, ये चला जाता है अबाउट 50%।
अबाउट 50%, मतलब कि अबाउट हाफ चला जाता है, मतलब कि 3/6 लैंड क्या हो रहा था, कल्टीवेशन में जा रहा था। तो जो पहले 1/6 लैंड पर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब क्या कि क्रॉप्स वगैरह उगाया जा रहा है लैंड के ऊपर, तो जहाँ पे पहले 1/6 लैंड पर कल्टीवेशन हो रहा था, अब कितना हो रहा था, अबाउट हाफ लैंड पे क्या हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा था। कब? ब्रिटिश के जाने तक, मतलब कि टिल 1947 हम लोग कह सकते हैं, टिल 1947 क्या हुआ, यही जो कल्टीवेशन लैंड है कितना चला जाता है, अबाउट हाफ। तो अब सिंपल बात है कि अगर कल्टीवेशन लैंड बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल कि ये फॉरेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है पूरा, ये फॉरेस्ट है, और अब खेती करना है कहीं पे, कल्टीवेशन करना है, तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। तो जितना फॉरेस्ट यहाँ पे सब कट हो गया, तो क्या होगा कि एक लैंड मिल गया क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि ये जो फॉरेस्ट था, ये सब फॉरेस्ट तो खत्म हो गया, तो इससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के नाम पे कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो क्या किया जा रहा था कि बड़े बड़े लैंड को, बड़े बड़े प्लॉट ऑफ लैंड को क्या किया जा रहा था, क्लियर किया जा रहा था, और क्लियर करने के बाद उस पर अलग अलग क्रॉप्स को उगा के एग्रीकल्चर का प्रोसेस किया जा रहा था। इसके साथ साथ क्या था कि अर्बन पॉपुलेशन जो थी वहाँ की, अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ देखने को मिला, मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन के ये तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या, कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड के अंदर का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि कैसे लैंड के इम्प्रूवमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो कल्टीवेशन किया जा रहा था, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। और सेकेंडली क्या था, अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ, अर्बन पॉपुलेशन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर फूड बढ़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड फॉर फूड बढ़ा। डिमांड फॉर फूड क्यों बढ़ा, क्योंकि अब जब पॉपुलेशन बढ़ गया, लोग बढ़ गए, तो अब ज्यादा लोग को ज्यादा खाना चाहिए। पहले 5 आदमी था, उसको उसका काम मान लेते हैं 2 kg ऑफ राइस में हो जा रहा था 5 लोग का, अब 10 लोग हैं, तो अब 10 लोग का तो 2 kg राइस में नहीं होगा, उसको तो और 2 kg चाहिए, ठीक है, तो 4 kg राइस चाहिए, तो कहाँ से आएगा तो उसको ग्रो कराना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल लैंड बनाना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण रहा है। तो डिमांड ऑफ मोर फूड, ज्यादा खाना का डिमांड होने लगा, डिमांड फॉर मोर फूड क्रॉप्स, मतलब कि और फूड क्रॉप्स का डिमांड होने लगा, जैसे कि वीट हो गया, वीट हो गया, ठीक है, फिर पैडी हो गया तो इससे क्या हुआ कि फूड क्रॉप्स का डिमांड बढ़ा, और जब फूड क्रॉप्स का डिमांड बढ़ा तो जो लैंड था, लैंड कल्टीवेट करने वाला लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड कह सकते हैं इसको, जो एग्रीकल्चरल लैंड था, एग्रीकल्चरल लैंड को भी बढ़ा दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि अब जब एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड कैसे करेगा, तो डिफॉरेस्टेशन करके करेगा। तो क्या हो गया कि अल्टीमेटली दिस आल्सो लेड टू, इससे भी क्या हुआ, दिस आल्सो लेड टू डिफॉरेस्टेशन, इससे भी डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला। तो डिफॉरेस्टेशन के इसमें 2 पॉइंट हम लोग देखें क्या क्या, कि एक 1600 में क्या हुआ कि 1/6 ऑफ लैंड वाज अंडर कल्टीवेशन, ईयर 1600 में क्या हुआ कि 1/6 लैंड ही जो था वो इंडिया का कल्टीवेशन के अंदर था। 1/6 लैंड ऑफ इंडिया लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑफ इंडिया, इंडिया का 1/6 लैंड क्या था, कल्टीवेशन के अंदर में था, अंडर में था। लेकिन 1947 आते आते, यानी इंडिपेंडेंस आते आते, ब्रिटिश को इंडिया लीव करते करते अबाउट हाफ चला जाता है, यही कल्टीवेशन वाला जो लैंड था कितना चला जाता है, अबाउट हाफ चला जाता है, यानी कि 50% लैंड पे इंडिया के क्या हो रहा था कल्टीवेशन देखने को मिल रहा था। उसके बाद बड़े बड़े प्लॉट्स ऑफ लैंड को खाली करके क्रॉप्स वगैरह उगाया जा रहा था। अर्बन पॉपुलेशन जब बढ़ गई, जब अर्बन पॉपुलेशन क्या हुई, अर्बन पॉपुलेशन का जब इंक्रीज हुआ तब क्या हुआ कि डिमांड ऑफ मोर फूड क्रॉप्स, ज्यादा फूड क्रॉप्स का क्या हो गया, डिमांड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड करना पड़ गया, यानी एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना पड़ गया। और ये कैसे बढ़ेगा, तो फॉरेस्ट काटो, फॉरेस्ट काटेंगे तभी तो आगे का और जमीन खाली होगा जहाँ पे और क्रॉप उगाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि लैंड को एक्सपैंड करना पड़ा, और इससे अल्टीमेटली क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। इसका एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है कि
जो ब्रिटिश थी इंडिया में, उसको इंडिया का फॉरेस्ट पसंद नहीं था। मतलब इंडिया का ही फॉरेस्ट नहीं, उसको अपना ही फॉरेस्ट नहीं पसंद था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का कुछ ऐसा माइंडसेट था, कुछ ऐसा थॉट था, ठीक है। इन लोगों का जो माइंडसेट थर्ड ये रीजन है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड के अंदर। थर्ड रीजन क्या हो गया कि माइंडसेट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार के जो लोग हैं, जो काम करने वाले ब्रिटिश सरकार के अंडर में जो ब्रिटिश ही का है, ऑफिशियल मतलब क्या, ब्रिटिश का ही लोग है, ठीक। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनका माइंडसेट भी, अब उनका माइंडसेट क्या कहता था कि उन लोगों को लगता था क्या कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट बहुत अनप्रोडक्टिव है। मतलब कि फॉरेस्ट इज अनप्रोडक्टिव, पहले तो ये, इससे उनको कोई फायदा नहीं है फॉरेस्ट से, ठीक। और इसके साथ साथ इट इज फुल ऑफ विल्डरनेस, इट इज फुल ऑफ, मतलब कि इन लोगों को ये लगता था कि फॉरेस्ट झाड़ है, मतलब कुछ काम का नहीं, ऐसे ही बेवजह घना घना इतना सारा पेड़ पौधा है। उन लोग को ये लगता था कि पेड़ पौधा हटाओ, जितना भी, जैसे बहुत सारा क्रॉप मान लेते उगा हुआ है, बहुत सारा, सॉरी क्रॉप्स बोल रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज उगा हुआ है फॉरेस्ट में, ठीक है। तो इतने सारे ट्रीज का मेरे को क्या काम? ब्रिटिश को तो मतलब था कि इंडिया पे वो आई, कॉलोनाइज की इंडिया को, और उसको यहाँ से सारा जितना भी ज्यादा वो रिसोर्सेज खींच सके, उसको रिसोर्सेज खींचना था, ज्यादा पैसा यहाँ से निकाल के ले जाना था। तो इतना सारा ट्रीज जो है, इसको ट्रीज का क्या काम है? तो वो बोली कि इस फॉरेस्ट का तो कोई काम ही नहीं है, इससे ना ब्रिटिश को कुछ रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू मतलब कि कुछ पैसा नहीं मिल पा रहा है, कोई टैक्स नहीं मिल पा रहा है फॉरेस्ट के चलते। तो वो क्या की बोली कि हटाओ सारा फॉरेस्ट को, और क्या करो कि एक लैंड खाली कर दो, और जब खाली लैंड मिलेगा तो वो वहाँ पे क्या करेगी कि लोगों से काम करवाएगी, खेत बनवाएगी, लोगों से काम करवाएगी, और जब लोग वहाँ पे काम करेंगे तो क्या होगा कि वो लैंड का टैक्स ले सकता है कि हर महीने तुमको अपना इतना फूड क्रॉप मेरे को दे देना है, उसके साथ साथ कितना पैसा भी तुमको क्या करना है कि गवर्नमेंट को दे देना है। तो इससे क्या होगा कि प्रॉफिट होगा ब्रिटिश का। तो फॉरेस्ट के रहने से तो कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो इससे अच्छा क्या है कि फॉरेस्ट को हटाओ और क्या करो कि लैंड यहाँ पे बना दो, खाली प्लेन लैंड कर दो जहाँ पे लोग कल्टीवेशन करेंगे। तो इस टाइप का माइंडसेट था ब्रिटिश का, क्योंकि ब्रिटिश को लगा था कि फॉरेस्ट का कुछ वर्क ही नहीं है, इट इज फुल ऑफ विल्डरनेस, मतलब कि खाली ऐसे ही झाड़ वाड़ है, कोई इससे फायदा नहीं है। तो ये भी एक कारण रहा है कि एक और कारण क्या रहा, माइंडसेट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स की, जो ब्रिटिश थे उनका जो माइंडसेट था, ये भी एक मेजर कारण रहा है इसमें डिफॉरेस्टेशन को लेके। तो ये लोग फिर क्या करते हैं कि अनलिमिटेड क्या करते हैं, इसको फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है डिफॉरेस्टेशन यहाँ भी देखने को मिलता है। तो 3 पॉइंट समझे इससे क्या क्या। सबसे पहला कि जो अर्बन की लैंड को खाली किया गया, और वहाँ पे क्या किया गया कि ट्रीज वगैरह उगाया गया, सॉरी लैंड खाली किया गया, ट्रीज वगैरह को कट किया गया और वहाँ पे क्रॉप्स उगाया गया। क्यों? ताकि जो ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन थी उनका डिमांड पूरा हो सके। ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड फॉर फूड क्रॉप्स बढ़ा, और डिमांड फॉर फूड क्रॉप्स बढ़ा तो एग्रीकल्चरल लैंड को भी एक्सपैंड करना था। और चूंकि एग्रीकल्चरल लैंड एक्सपैंड अब कैसे होगा, तो ट्रीज को कट किया गया यहाँ पे, जिससे डिफॉरेस्टेशन हुआ। फिर एक हो गया तुम्हारा क्या कि माइंडसेट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, की जो ब्रिटिश थी, तो जो भी ब्रिटिश सरकार है तो उनका माइंडसेट भी जो था एक इसमें कारण रहा है। उनको लगता था कि जो फॉरेस्ट है उससे कोई फायदा नहीं है, हटाओ फॉरेस्ट को, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का माइंडसेट था, तो ये अपने माइंडसेट के चलते फिर क्या करते हैं कि 1882, ठीक है, ईयर 1880 से 1990 के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, जिसमें क्या होता है कि 1880 से 1920 के बीच में होता है, सॉरी 1880 से 1920 के बीच में होता है, जिसमें कि 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है, फैक्ट है, 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड था, लैंड को क्लियर डाउन कर दिया जाता है। मतलब कि जितने भी फॉरेस्ट थे 6.7 हेक्टेयर्स, 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे जितने सारे फॉरेस्ट वहां पे थे, 6.7 मिलियन हेक्टेयर पे जितना फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है और खाली लैंड बना के कल्टीवेशन कराया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो ब्रिटिश का माइंडसेट भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इफेक्ट किया फॉरेस्ट को, कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ह्यूज अमाउंट में हुआ है। अब बात करते हैं स्लीपर्स ऑन द ट्रैक का, कि डिफॉरेस्टेशन का 3 रीजंस था,
लैंड टू बी इम्प्रूव्ड जो कवर कर लिए हैं। सेकंड क्या है, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक जो कवर करेंगे। और फिर आगे बात करेंगे प्लांटेशन, जो एक और रीजन रहा था डिफॉरेस्टेशन का। तो सेकंड जो है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, इससे कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो जैसा कि पहले बताएं कि स्लीपर्स क्या होता है, तो जैसे कि जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे लाइन है उसके बीच में क्या रहता है कि उन रेलवे लाइन को कनेक्ट किया हुआ पतला पतला स्ट्रिप्स, जैसा आज के डेट में हम लोग देखते हैं सीमेंट या फिर रॉक वगैरह का बना हुआ रहता है, लेकिन पहले ये इन मटेरियल्स का नहीं बना हुआ था। तो जो पहले क्वेश्चन रहा था इसके पहले जब बताया था यही चीज़ कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कैसे सीमेंट वगैरह का मटेरियल से बना है तो इससे डिफॉरेस्टेशन कैसे हो सकता है, इसमें प्लांट्स कहाँ तोड़ा गया, इसमें कैसे फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाया गया। लेकिन पहुंचाया गया है कैसे, तो जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि जब कॉलोनियल पीरियड के समय में जब रेलवे लाइन का डेवलपमेंट हो रहा था, रेलवे लाइन बनना स्टार्ट हुआ, तो उस समय में उस समय में ये सीमेंट या रॉक से नहीं बनता था। उस समय जो स्लीपर्स था, इसी को क्या बोलते हैं, स्लीपर्स, जो ये कनेक्ट कर रहा है रेलवे लाइंस को, ऐसे कनेक्ट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, स्लीपर्स। तो उस समय जो ये स्लीपर्स था, किस समय, कॉलोनियल पीरियड के समय, कॉलोनियल कॉलोनियल पीरियड के समय में ये जो स्लीपर्स था, ये जो स्लीपर्स था कॉलोनियल पीरियड के समय में, ये किस चीज का बना हुआ था, वुड का। ठीक है, लकड़ी के हेल्प से क्या किया गया था, इसको पहले बनाया जाता था। पहले सीमेंट या गिट्टी बालू, ठीक है, या फिर स्टोन्स, इससे नहीं बनवाया जाता था ये बीच वाला, ये किससे बनाया जाता था, वुड का रहता था। ये सब लकड़ी था, ये लकड़ी था, ये भी लकड़ी, ये भी लकड़ी, और यही लकड़ी क्या करता था कि इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया जाता था जिसके ऊपर ट्रेन चलता था। तो कैसे स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ये टॉपिक से हम लोग समझ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है। हाउ डिड दिस स्लीपर्स ऑन द ट्रैक में कैसे डिफॉरेस्टेशन हुई, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो हाउ डिड दिस अफेक्ट द फॉरेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में भी और एग्जाम में भी आ सकता है कि हाउ डिड स्लीपर्स अफेक्ट द फॉरेस्ट। तो कैसे फॉरेस्ट को अफेक्ट किया, कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो 1850s के बाद क्या होता है, 1850s के बाद क्या होता है, 1850s के बाद क्या होता है, आफ्टर 1850s जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको क्या करना था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वांटेड स्विफ्ट मूवमेंट, स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन, उनको स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी उनको अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना था। क्यों कराना था, क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो ये लोग ट्रेडर्स थे, इंडिया भी आए थे ट्रेड ही के नाम पे, तो ये लोग ट्रेडर्स थे। तो जो भी इंडिया में सामान है, जैसे कि इंडिया में प्लांटेशन, हम लोग पढ़ेंगे प्लांटेशन वाला टॉपिक में, कि इंडिया में कॉटन वगैरह उगाया जाता था, या फिर जो भी क्रॉप जिससे बेनिफिट होता है, जिसको हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं, जैसे शुगर केन एक कैश क्रॉप है, तो जूट हुआ, कॉटन हुआ, जिससे पैसा हम लोग गेन कर सकते हैं। तो इन तरीके के क्रॉप्स को डायरेक्ट इंग्लैंड भिजवाया जाता था, और फिर इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज में ये सारे गुड्स को प्रिपेयर करके, जैसे कॉटन से कॉटन क्लोथ्स बना दिया गया, फिर कॉटन क्लोथ्स को इंडिया लाया जाता था और यहाँ पे उसको बेचा जाता था। फिर उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे ब्रिटिश लोग क्या करती थी कि अपना मस्त अपना लाइफ जीती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1850s के बाद जो ब्रिटिश लोग थे ये क्या चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो गुड्स का, एक जगह से दूसरे जगह सामान को पहुंचाना हुआ, इंडिया ही के अंदर में भी अगर पहुंचाना है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, या फिर इंपीरियल ट्रूप्स को लाना है। इंपीरियल ट्रूप्स क्या, जो ब्रिटिश की आर्मी है, अभी कुछ लड़ाई हो जाए इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल उस समय ब्रिटिश टाइम था, तो भीमराव अम्बेडकर हो गया या फिर गांधी जी कुछ करा दिए, कोई मूवमेंट वगैरह करा दिए, दांडी मार्च जैसे करवाए थे, ठीक है। तो कुछ भी मूवमेंट वगैरह करवा देंगे तो उनको अगर रोकना है, कोई भी मूवमेंट को ब्रिटिश को रोकना है, कैसे रोकेगा ब्रिटिश। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स है अभी इस एरिया में, और बहुत दूर यहाँ से है, लाखों मीटर दूर, सॉरी लाखों किलोमीटर दूर कहाँ है गांधी जी का, वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उस पर रोक लगाना है, कैसे होगा। तो यहाँ से तुरंत ट्रेन पे गया ट्रूप्स यानी कि जो भी उनका आर्मी वगैरह जो भी है, वो गया ट्रेन में बैठा और तुरंत पहुंच गया कहाँ पे, उस मूवमेंट को रोकने के लिए। तो 1850s का क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रांसपोर्टेशन भी कराना था, सामान को इधर से उधर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, और उसके साथ साथ क्या करना है कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने के साथ साथ
मूवमेंट को रोकना है, कोई भी अगर चल रहा हो कंट्री में तो स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराना है। एंड इम्पीरियल ट्रूप्स मतलब कि जो भी उनका ट्रूप्स है उनको भी पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या किया जाने लगा कि इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, रेलवे लाइन बनाना पड़ेगा, रेलवे लाइन का डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिल रहा है कि 1850s के बाद भी अगर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रांसपोर्टेशन कराना हो, चाहे इंपीरियल ट्रूप्स को इधर से उधर भेजना हुआ, तो उसके लिए क्या चाहिए, रेलवे ट्रैक्स चाहिए, जिससे कि फास्ट मूवमेंट हो। फास्ट मूवमेंट किससे होगा, ट्रेन से होगा। आज की डेट में भी किसी को जल्दी पहुंचना है तो कैसे आता है, ट्रेन या फिर फ्लाइट से जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही उस समय भी सिचुएशन था। तो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स करना जरूरी था। अब फिर एक क्वेश्चन कि कैसे यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स के डेवलपमेंट से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो क्या बताया था, देखो जो स्लीपर्स है किससे बनता है, वुड से बनता है। और ये वुड कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से आएगा। तो जो रेलवे ट्रैक डेवलप होगा, ये कैसे डेवलप होगा, तो फॉरेस्ट को कट किया जाएगा तब ना होगा। तो ब्रिटिश लोग क्या की कि फॉरेस्ट को लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में क्या किया गया कि फॉरेस्ट को कट डाउन किया मतलब कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसी से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बुक में मेंशन है कि जो 1 माइल था रेलवे ट्रैक का, 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक, इसको बनाने में अराउंड 1760 मतलब 1760 टू 2000 स्लीपर्स लग जाते थे। स्लीपर्स मतलब कि यही जो वुड का जो रेलवे लाइन को कनेक्ट किया हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट वर स्लीपर्स या व्हाट आर स्लीपर्स, इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा कि स्लीपर्स आर वुडन प्लैंक्स विच कनेक्ट्स द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक में कितना स्लीपर चाहिए था, 1760 टू 2000 स्लीपर्स का यहाँ पे क्या था, नीड था। तो अब इसके नीड को कैसे पूरा किया जाए, तो इसके नीड को पूरा करने के लिए ह्यूज अमाउंट में फॉरेस्ट को कट डाउन किया गया, जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। अब एक ट्री से कितना स्लीपर, अगर बात करें तो एक ट्री से कितना स्लीपर मिलेगा, तो एक ट्री से लगभग 3 से 4 स्लीपर मिल जाता था। कैसे, तो अब स्लीपर भी तो लंबा रहता था, रेलवे ट्रैक पे इतना लंबा स्लीपर चाहिए। तो 3 से 4 या फिर कह सकते हैं 4 से 5 स्लीपर जो था ये मिल जाता था फ्रॉम 1 ट्री। अब और भी ट्री का और ज्यादा हाइट लंबा होगा तो और ज्यादा स्लीपर निकल सकता है। ठीक है, तो कुछ फिक्स नहीं था, कुछ अप्रॉक्स में निकल जाता था, लगभग 5 स्लीपर तक निकल जाता था 1 ट्री से लगभग 4 से 5 स्लीपर या 3 से 4 स्लीपर मिल जाया करता था। और कितना जरूरत था, तो 1760 टू 2000 खाली 1 माइल रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए। तो इससे समझ में ये आता है कि अगर एक ट्री बस इतना ही स्लीपर देता है, लगभग 5 स्लीपर देता है, तो 1760 स्लीपर मिलने के लिए कितने सारे ट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा। और जब बहुत सारे ट्रीज कट डाउन हो जाएगा तो उससे सिर्फ कितना रेलवे ट्रैक बनेगा, बस 1 माइल तक ही बनेगा। और आगे बनाने के लिए और उतने ही पेड़ को काटना पड़ेगा, आगे का 1 माइल, उसके आगे का 1 माइल करने के लिए। तो इसके लिए, तो इससे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, किसके द्वारा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा है डिफॉरेस्टेशन का। इसके बाद क्या आता है, बुक में क्या लिखा है, हाँ, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ तक आई होप सब क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बुक में जैसा कि मेंशन है 1890 में 25,500 किलोमीटर तक के रेलवे ट्रैक्स को बिछा दिया गया था। मतलब कि इतने किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक्स को बिछा दिया गया था। और 1946 तक, यानी कि आज़ादी के 1 साल पहले तक क्या किया गया कि टिल 1946 में नहीं, 1890 से लेके 1946 तक, टिल 1946 ये टर्न हो जाता है
7,65,000 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक्स को बिछा दिया गया था बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि 1890 में 25,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक्स हो गया और 1946 आते आते 7,65,000 किलोमीटर तक के रेलवे ट्रैक को ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं रेलवे ट्रैक्स को। तो इसी से पता चलता है कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ट्रीज को कट किया गया होगा, जिससे अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, डिफॉरेस्टेशन। तो ऑल दिस लेड टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का ये कारण था। इसके बाद एक और कारण रहा है डिफॉरेस्टेशन का, और वो है ब्रिटिश की नेवी। तो अब डाउट आएगा कि ब्रिटिश की नेवी कैसे डिफॉरेस्टेशन में इसमें शामिल है। तो जो ब्रिटिश की नेवी थी, ऐसा कहा जाता है कि जैसे इंडिया में भी कब्जा कैसे किया ब्रिटिश, कैसे इंडिया पे आके कॉलोनीज बनाया, तो ब्रिटिश की जो नेवी थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश अपना इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ब्रिटिश बैठा हुआ है। क्या किया कि स्टार्टिंग से अगर बात करें तो 1600 में वो इंडिया आया था, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जान लो, और जिनको पता है तो अच्छा बात है, रिवीजन हो जाएगा। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया। तो कैसे आया वो? शिप के थ्रू आया, अपने शिप के थ्रू ही ना आया। कहाँ से आया था? वाटर ट्रैवल करके आया था, वाटर से आया था, वो पानी के रास्ते ही आया था। तो इंडिया में भी कैसे आया? पानी के रास्ते। अदर कंट्रीज में वो कैसे गया? पानी के ही रास्ते गया बहुत जगह। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ब्रिटिश है वो पानी के रास्ते ही जाके अटैक करती है दूसरे कंट्री पे और कॉलोनीज बना देती है। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रिटिश की जो नेवी है वो बहुत पावरफुल है, और वो अपने नेवी के ही थ्रू, नेवी क्या होता है, नेवी फोर्स जैसे होता है ना, वाटर फोर्स, एयर फोर्स, ठीक है। तो उसमें जो नेवी फोर्स रहता है तो उसी के थ्रू वो क्या करती है कि बहुत सारे कंट्रीज में कॉलोनीज बना लेती है। तो क्या हुआ था, नेवी कैसे डिफॉरेस्टेशन, ब्रिटिश की नेवी में कैसे डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे रोल दिख रहा है। तो वो ऐसे है कि क्या होता है कि जो ब्रिटिश की नेवी थी, ब्रिटिश नेवी को प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है कि उस समय का जो शिप बनता था वुड से बनता था, लकड़ी से बनता था। कौन सा वुड? टिम्बर का वुड बनता था, टिम्बर वगैरह से बनाया जाता था, या फिर कोई और अच्छे क्वालिटी के वुड से। तो जो इंग्लैंड था या जो ब्रिटेन था, वहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो ओक फॉरेस्ट था, वहाँ का ओक फॉरेस्ट ये खत्म होने लगा, डिस्ट्रॉय हो गया था, और बहुत ही कम ही बचा हुआ था। तो ओक फॉरेस्ट का क्वांटिटी कितना हो गया? क्वांटिटी एकदम लेस हो गया, डिक्रीज हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गया। ओक फॉरेस्ट लगभग नहीं बचा था। तो क्या किया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है सर्च पार्टीज भेजती है। कहाँ पे? इंडिया में। सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया। इंडिया में सर्च पार्टीज को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? रीजन क्या था? टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा खेल समझना है। क्या हुआ कि जो ब्रिटिश नेवी है उनका क्या हुआ, जो ब्रिटिश नेवी है उनका ओक फॉरेस्ट जो था, मतलब कि जो इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट था वो लगभग खत्म ही हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो अब ब्रिटिश नेवी है, ये तो लड़ाई करती है, वॉरशिप्स रहता है इनका। तो अब ये सब शिप किससे बनता था? वुड से बनता था। अब वुड ही अगर खत्म हो जाएगा तो ये सब शिप ही नहीं बन पाएगा, और शिप नहीं बन पाएगा तो इसका जो पावर था, जो जो ब्रिटिश नेवी का जो ब्रिटिश नेवी फोर्स थी उनका पावर कम पड़ जाएगा, और वो कहीं अटैक नहीं कर पाएगी क्योंकि शिप ही कम है। तो अब क्या करें? तो ब्रिटिश सोची कि अरे इंडिया को भी तो कॉलोनी बना के रखे हुए हैं, और इंडिया में तो इतना सारा रिसोर्सेज है ही, क्यों ना इंडिया पे ही अटैक, इंडिया तो अब अपना ही हो गया, ब्रिटिश के अपना ही हो गया था इंडिया।
तो क्यों ना उसी इंडिया पे जाके, इंडिया पे क्या करते हैं कि जाते हैं और वहां से सारा लकड़ी को ले लेते हैं। तो क्या किया गया कि एक सर्च पार्टी तैयार किया गया। सर्च पार्टी मतलब कि कुछ लोगों का ग्रुप तैयार किया गया, ब्रिटिश के लोग थे, तैयार किया गया कि आप जाइए इंडिया में और देखिए कि हमारे ब्रिटिश नेवी के लिए शिप बनाने के लिए कोई अच्छा लकड़ी वहाँ पे अवेलेबल है। तो सर्च पार्टी आई इंडिया, देखी यहाँ के फॉरेस्ट और बोली कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा अच्छा लकड़ी है। और फिर वो बोली कि यहाँ का जो टिम्बर का लकड़ी वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ के टिम्बर के लकड़ी से क्या करते हैं कि शिप को बनाते हैं। कहाँ का? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का शिप किससे बनेगा? टिम्बर वुड से बनेगा। और ये टिम्बर वुड कहाँ से आएगा? तो इंडिया से आएगा। तो टू चेक सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया। इंडिया में सर्च पार्टीज को भेजा गया। रीजन क्या था? टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, लकड़ी की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, लकड़ी अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है। तो ये सब चेक करने के लिए सर्च पार्टी को भेजा गया। और सर्च पार्टी क्या फाइंड आउट करती है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का वुड यहाँ पे अवेलेबल है। और अब इस वुड से क्या कर सकते हैं कि हम लोग शिप बना सकते हैं अपने नेवी का। और फिर ये सारे वुड्स को जल्दी क्या होता है कि ये जो भी वुड था, जो टिम्बर वुड था, सून द वुड वॉज soon the wood started ट्रांसपोर्ट होने लगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने लगा वुड जो भी अवेलेबल था इंडिया में। तो ये सब वुड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाने लगा ह्यूज अमाउंट में। ये सारे फॉरेस्ट को काटा जाता था, बहुत सारे फॉरेस्ट को कट किया गया और जितना लकड़ी मिला उन सारे लकड़ी को ट्रेन में डाला जाता था या फिर कोई और मेथड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बस इंडिया से इंग्लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। सारे लकड़ी का ह्यूज ह्यूज अमाउंट में, ढेर सारे अमाउंट में सारे लकड़ी को लिया जाता था और पहुंचा दिया जाता था कहाँ? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड जाके फिर इंग्लैंड से अल्टीमेटली क्या होता था कि ये शिप को बनाना तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे देखने वाला बात क्या है कि इससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फिर से इंडिया में। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कैसे? क्योंकि लकड़ी काटा और लकड़ी काट के अपना शिप बना रहा है, तो ज्यादा लकड़ी का जरूरत है लोगों को, तो बहुत सारा लकड़ी काट रहा है। तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट्स हम लोग समझे। ठीक है, लैंड टू बी इम्प्रूव में 3 पॉइंट समझे थे, इसके अंदर 2 पॉइंट समझ रहे हैं। क्या 2 पॉइंट है? तो सबसे पहला स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, जिसमें जो रेलवे ट्रैक्स था उसका जो स्लीपर्स था वो वुड का बना हुआ था। तो वो जो वुड का बना हुआ था तो वो वुड कहाँ से आ रहा था? फॉरेस्ट को कट करके। तो ब्रिटिश सरकार सोचती है कि 1850s का क्या सोचती है ब्रिटिश सरकार की, अब इसी वुड से क्या करेंगे कि ये सब पेड़ को काटते हैं और इससे रेलवे ट्रैक तैयार करते हैं। क्यों? ताकि स्विफ्ट मूवमेंट हो सके, उन लोग का स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन हो सके, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना हुआ, कोई मूवमेंट वगैरह रोकना हुआ, इंडियन लोग को सप्रेस करना हुआ, कोई कुछ विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ तो उसको सप्रेस करना हो गया, लड़ाई करना हुआ कहीं जाके। ठीक है, तो इसके लिए लोग क्या किया कि सोचा कि रेलवे लाइन्स बनाते हैं और रेलवे ट्रैक्स बनाना स्टार्ट किया, जिसमें 1 माइल के लिए 1760 to 2000 स्लीपर्स का रिक्वायरमेंट था और एक ट्री से अराउंड 5 स्लीपर्स मिल जाता है। तो ये इस पहला कारण ये रहा डिफॉरेस्टेशन का। तो अब वो लोग रेलवे ट्रैक्स बनाना स्टार्ट किया और बहुत सारा उसके लिए पेड़ काटा, क्योंकि देखने को मिला कि 1946 तक कितना अमाउंट में, तो 7,65,000 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक्स को बिछा दिया गया था। कब तक? 1946 तक, ईयर 1946 तक 7,65,000 रेलवे ट्रैक्स को बिछा दिया गया। तो इसमें भी इतना किलोमीटर बिछाया तो बहुत सारा स्लीपर्स यहाँ पे यूज हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात किए क्या कि ब्रिटिश नेवी थी, तो इंग्लैंड का जो था ओक फॉरेस्ट खत्म हो गया था, मतलब खत्म होने के कगार पे आ गया था, डिक्रीज हो गया था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो अब क्या हुआ कि सर्च पार्टीज को इंडिया भेजा गया और वो चेक की कि यहाँ पे वुड अवेलेबल है कि नहीं, और उन लोग को वुड यहाँ पे मिला और फिर ये सारे वुड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाने लगा कहाँ पे? इंग्लैंड में। और फिर इससे शिप बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। प्लांटेशन, तो 3 रीजन समझे। सबसे पहला लैंड टू बी इम्प्रूव, डिफॉरेस्टेशन का 3 कारण। सबसे पहला क्या था? लैंड टू बी इम्प्रूव, दूसरा था स्लीपर्स ऑन द ट्रैक और तीसरा है प्लांटेशन। तो अब उसी टॉपिक के बारे में समझेंगे कि ये प्लांटेशन आखिर क्या है। तो यहाँ पे प्लांटेशन में क्या किया जाता था? फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट है ये पूरा एरिया। अब इस एरिया को क्या किया जाएगा? यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इसको कट कर दिया जाएगा। सारे ट्रीज को यहाँ पे क्या किया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। और सभी ट्रीज को कट करने के बाद यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है।
कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब ये कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होता है? तो वैसे क्रॉप्स जिनसे प्रॉफिट हो, जिनसे ज्यादा पैसा है, जैसे कि कॉफी, कॉफी हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया। तो इन टाइप के क्रॉप्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ग्रो कराया जाता है फॉरेस्ट को कट करके, फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचा के, सारे ट्रीज को कट करके, डिफॉरेस्टेशन करके। डिफॉरेस्टेशन करके क्या किया गया, कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया गया, जैसे कॉफी, टी, जूट और कॉटन। अब इससे क्या होता था, तो वही समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले प्लांटेशन क्या होता है? सो प्लांटेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस of growing commercial crops for profit motive, for profit motive मतलब कि प्रॉफिट के मुद्दे से, प्रॉफिट को एज अपना मोटिव बना के क्या किया जा रहा है, कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है जिससे ज्यादा पैसा है। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, जैसे पैसा आएगा। तो इस तरीके के क्रॉप को ग्रो करना ही क्या कहला रहा है, प्लांटेशन कहला रहा है। तो इसमें क्या किया गया था, कॉलोनियल पीरियड के समय में, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ये होता है, क्या होता है? तो कॉलोनियल पीरियड के समय में बड़े बड़े लैंड पे जितने भी फॉरेस्ट थे उनको कट किया गया, क्लियर डाउन किया गया, फॉरेस्ट को क्लियर डाउन करके कॉमर्शियल क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो किया गया, जैसे कॉफी, टी, जूट, कॉटन। और फिर क्या किया जाता था, इसी कॉफी को, इसी टी, जूट, कॉटन, इन सभी को इंग्लैंड भेजा जाता था। इंग्लैंड क्यों भेजा जाता था? क्या इंग्लैंड का लोग इसको ग्रो नहीं कर सकता था? तो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में कॉफी या फिर टी कॉफी ग्रो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है, वेट क्लाइमेट है। तो वहां पे इंग्लैंड के अंदर में कॉफी टी नहीं उगाया जा सकता था। तो इंग्लैंड वाला लोग सोचा, ब्रिटिश ऑफिशियल सोचा कि अरे कॉफी टी तो यहाँ नहीं उगा सकते हैं, तो इंडिया में तो उगा सकते हैं, इंडिया में तो फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, इंडिया में तो उगाने लायक टेम्परेचर है, वहाँ का मिट्टी भी ऐसा है, मेरे यहाँ का मिट्टी ऐसा है। तो वो लोग सोचा कि इंडिया में तो उग जाएगा। तो क्या किया गया कि इंडिया में आया, यहाँ का फॉरेस्ट काटा, तोड़ा, बर्बाद कर दिया यहाँ पे फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट बर्बाद करने के बाद कॉफी, टी, जूट, कॉटन इसका खेती करवाया, वो भी इंडिया ही के लोगों से खेती कराया। और फिर इंग्लैंड इन सारे प्रोडक्ट्स को क्या किया गया, भेजा जाने लगा, जिससे इंग्लैंड के लोग जो हैं उनको भी बेनिफिट होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। इंग्लैंड के जो लोग था वो लोग भी देखा कि अरे वाह, कॉफी मिल रहा है, टी मिल रहा है। तो इंडिया में ग्रो किया जाता था, फिर इंडिया से इंग्लैंड भेजा जाता था इन्हीं सब प्रोडक्ट को। तो प्लांटेशन का क्या रोल रहा इन डिफॉरेस्टेशन? तो प्लांटेशन में क्या होता है कि कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है फॉर प्रॉफिट मोटिव, यानी कि अपने फायदे के लिए कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिससे ज़्यादा पैसा है। और कॉलोनियल पीरियड के समय में ब्रिटिश क्या की कि फॉरेस्ट को क्लियर डाउन की, क्लियर फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट को क्लियर की, जिससे क्या हुआ, अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन हुआ। भले ही कॉफी, टी, जूट, कॉटन इंग्लैंड पहुंच रहा था, लेकिन इससे क्या हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन यहाँ भी देखने को मिला, प्लांटेशन के द्वारा भी। तो तीन मेजर रीजन था, तीनों रीजन समझ गए। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक को डिफॉरेस्टेशन का जो है। तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले समझे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस of cutting down of trees on a large scale to meet our needs या फिर to meet our daily needs। जिसमें क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया, तो किसी भी ट्री को बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज को काटना एक साथ मतलब ये नहीं कि एक ही बार लेके पूरा काट दिए, एक साथ मतलब कि सब ट्रीज को कट कर देना, उस एरिया का, एक लार्ज एरिया का सारे ट्रीज को कट कर देना, क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और क्यों कट के, ताकि अपना बेनिफिट हो सके, अपना फायदा को देख के जब कट किया जाता है, तो ये क्या कहला रहा है, डिफॉरेस्टेशन कहला रहा है। ह्यूज अमाउंट में ट्रीज का कट करना। रीजंस क्या रहा डिफॉरेस्टेशन का, तो तीन मेजर रीजन रहा, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, सेकंड था स्लीपर्स ऑन ट्रैक, और थर्ड है प्लांटेशन। तो लैंड टू बी इम्प्रूव में क्या समझे कि कैसे लैंड इम्प्रूव हो रहा, लैंड के इम्प्रूव होने से कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो उसमें दो बात समझे थे कि ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा था, अर्बन पॉपुलेशन, जिससे क्या हुआ कि डिमांड फॉर फूड बढ़ा, और डिमांड फॉर फूड बढ़ा तो जो लोग थे वहाँ के वो ज़्यादा डिमांड करने लगे फूड का, तो
फॉरेस्ट को और क्लियर डाउन किया गया और ज़्यादा एरिया में क्या हुआ, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया गया। तो वो एक कारण रहा डिफॉरेस्टेशन का। उसके बाद फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थी उनको लगता था कि फॉरेस्ट इज फुल ऑफ विल्डरनेस, और वो लोग समझते थे कि फॉरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इससे अच्छा है कि फॉरेस्ट को हटाओ, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करो, क्रॉप्स को बेचेंगे, पैसा आएगा। तो ये भी एक कारण रहा डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट में फॉरेस्ट को कट करने लगी, क्योंकि देखा गया कि 1880 से 1920 के बीच में बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर डाउन कर दिया गया था बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उसके बाद फिर स्लीपर्स ऑन द ट्रैक को समझे, तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक में क्या था कि जो रेलवे ट्रैक्स था उसके बीच में जो रेलवे ट्रैक्स को कनेक्ट किया रहता है, रेलवे ट्रैक का जो दो रॉड जैसा रहता है उसमें जो कनेक्ट किया रहता है बीच बीच में, वो क्या रहता है, स्लीपर कहलाता है। और कॉलोनियल पीरियड के समय वो सब लकड़ी का बना हुआ था, कुछ लोहा पत्थर ये सब का नहीं था। तो अब वो जो लकड़ी का बना है तो उसके लिए वुड चाहिए, तो वुड कहाँ से आएगा, तो वुड फॉरेस्ट से आएगा। तो फॉरेस्ट को उसके लिए क्लियर डाउन किया गया। 1762 2000 स्लीपर्स का नीड पड़ता था 1 माइल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। उसका 1 ट्री से कितना स्लीपर मिलता था, 5 स्लीपर तक मिल जाता था। फिर हम लोग समझे कि कैसे रॉयल ब्रिटिश नेवी जो थी, जो ब्रिटिश नेवी थी उसको उसका वुड का रिक्वायरमेंट पड़ गया, तो इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट था वो कमी पड़ गया। तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग बोले कि आप, ब्रिटिश सर्च पार्टी भेजती है इंडिया में, सर्च पार्टी इंडिया में आती है, फॉरेस्ट को चेक करती है और बोलती है कि यहाँ का टिम्बर का लकड़ी अच्छा है, तो इसके टिम्बर के लकड़ी, इंडिया के टिम्बर के लकड़ी से फिर कहाँ जाने लगा, इंडिया का टिम्बर का फॉरेस्ट क्लियर डाउन होने लगा। और ये सारा लकड़ी को, ये सारे लकड़ी को पहुंचाया जाने लगा कहाँ पे, इंग्लैंड में पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद इंग्लैंड में पहुंचा के फिर वहां पे शिप वगैरह तैयार होना स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग समझे प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में क्या होता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग देखने को मिला। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब कि एक ऐसा फार्मिंग, कॉमर्शियल क्रॉप्स हम लोग देखे। कॉमर्शियल क्रॉप्स मतलब कि ऐसे क्रॉप जिनसे बेनिफिट हो सके, जिनसे पैसा मिल सके, जैसे कि कॉफी, टी, जूट, कॉटन, और इनको ग्रो किया जाता है फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो कॉलोनियल पीरियड में इनको इनके फॉरेस्ट को क्लियर डाउन कर दिया गया, बहुत सारे फॉरेस्ट को, और इन सारे क्रॉप्स को गा के इंग्लैंड वगैरह पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में तो कॉफी हो नहीं सकता है, टी हो नहीं सकता है, वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इंडिया का वैसा एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे ग्रो किया गया और इंग्लैंड भेजा जाने लगा यहीं से। तो ये 3 मेजर रीजन रहा फॉर डिफॉरेस्टेशन। हम लोग समझ गए व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। अब आगे चैप्टर में क्या पढ़ना है, चैप्टर यहीं तक नहीं है। चैप्टर में क्या था, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये फॉरेस्ट सोसाइटी, हम लोग को फॉरेस्ट के अंदर के सोसाइटी का अब क्या हुआ यहाँ पे। कॉलोनियलिज्म जब आया, जब ब्रिटिश लोग आया, तो फॉरेस्ट के सोसाइटी का क्या हुआ, हम लोग समझ गए डिफॉरेस्टेशन क्या है, रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन समझ गए। लेकिन जो इतना कुछ ब्रिटिश कर रहा है, फॉरेस्ट के अंदर घुस के इतना फॉरेस्ट को काट रहा है, तो ये फॉरेस्ट को जब काट रहा है तो फॉरेस्ट में भी तो बहुत कम्युनिटीज रहती है, ट्राइबल से आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी कम्युनिटी रहती है। तो उन लोगों का क्या हुआ, जो फॉरेस्ट, जो जंगल में ही अपना बचपन से जीते आ रहा है, जनरेशन उसका, पिछला पीढ़ी भी, उसके पिछला पीढ़ी भी, आने वाला पीढ़ी भी सब जंगल में ही जीता है, तो उन लोगों का क्या होगा। क्या उन लोग के लिए कुछ रूल लग गया, ब्रिटिश उन लोग को मार दी, क्या की। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है कि कैसे उन लोगों का क्या सिचुएशन रहा कॉलोनियल पीरियड के समय में, उन फॉरेस्ट पीपल का, उन फॉरेस्ट ट्राइब्स का, यही सब समझना है आगे चैप्टर में। तो बेसिक समझ गए हम लोग व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, जो लिखा हुआ था बुक में। अब आगे हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे कि नया टॉपिक, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री।